हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने, और आशा है, उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, और उससे भी बेहतर कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गया होगा। फरहान वेलकम है, योगेश, उमा, राम जी की, रविकांत, क्रेजी जी के वेलकम, नमन वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड पंकज, उमा, हिमांशु, मोहन, अरमान मलिक, कबीर सिंह, सोनाली, विशेष, अरमान तुम वही दो शादियों वाले तो नहीं हो? सुरेश, अच्छा उत्तराखंड से कौन कौन है? एक बार कोई पिंक हाथ उठाओ अपना, अगर कोई है तो। प्रणाम बच्चा, आपको भी प्रणाम 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 सभी को, जय श्री राम। और बिल्कुल आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कितनी शिफ्ट में, कौन सी शिफ्ट में कितने बच्चे आपके बैठने वाले हैं, सारा डाटा आज आ गया है। 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बहुत अच्छे से, बहुत शांति से बच्चा अपना जो सेंटर है, कहाँ पड़ा है, कैसे वहां जाना है, कितने टाइम पहले मेरे को वहां पर पहुंचना है, ये सारी चीजें। ठीक है, चाहे आपका बच्चा ध्यान रखना 2 घंटे पहले पहुंचो, ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो गया या वो हो गया, कुछ भी कर लेना फोन चलाने, लेकिन टाइम से पहले वहां पर पहुंचना। ठीक है, क्योंकि ये मौके कई बार ऐसे हो जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से एक तो ये मौके आते हैं इतनी सारी जॉब्स के, और उसके अलावा उसमें अगर थोड़ी भी कमी रह जाती है ना, स्पेशली ये वाली कि टाइम से नहीं पहुंच पाए, बीच में ये दिक्कत आ गई, इसमें पूरी गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आना, बिल्कुल खुश मन से। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना है। जितनी तैयारी करी है अपना सब कुछ झोंक देना है। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल, एंड गुड इवनिंग बच्चा सभी को गुड इवनिंग आंवला से। अच्छा जी चलो तो शुरू करते हैं फिर अपने आज के सेशन को। इसमें शुरू में हमने जो यूपी जीके की सबसे पहली क्लास ली थी ना, सबसे पहली क्लास बच्चा, उसका रिवीजन है। ठीक है, देखेंगे कि आप में से कितनों को अभी तक याद है यूपी के बारे में कुछ तथ्य, है ना, क्योंकि हमारी यूपी जीके की पहली क्लास यूपी का एक राज्य परिचय था, है ना। और उसके बाद फिर आपके बच्चा बुक्स, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन, कुछ हिस्ट्री, कुछ आपके पॉलिटी, वो आपके मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। तो एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं शुरू के 10 से 15 मिनट, एंड देन आपका स्टैटिक शुरू करते हैं। तो फिर से एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, और एक बार आप सभी क्लास को शेयर करके आ जाते तो थोड़ी आपकी दुआ रहमत ज्यादा हो जाती। चलो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करके आ जाइए। जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, और शुरू करते हैं आपका पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ही सवाल आपके सामने है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो आपका औरैया से है। बहुत बढ़िया बच्चों, कब मनाया जाता है? दीदी आपने हमारा नाम नहीं लिया चलिए आपका नाम भी एच के स्टडी, ठीक है बच्चा, जिसके नाम रह गए उनको सॉरी। ठीक है, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं होगी, है ना, कि एक लड़की सॉरी बोल रही है, इससे ऊपर और क्या लोगे भैया, जान तो देने से रहे चलो, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस आपका कब मनाया जाता? अच्छा, 23 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चा? क्योंकि 23 जनवरी भी एक खास दिन है ना। 23 जनवरी भी तो एक आपका खास दिन है। और यहाँ पर मुझे बताइए, आपका 25 जनवरी भी ना खास दिन है भैया, इसमें तो 25 जनवरी भी एक आपका खास दिन है। बताना जरा क्या हम मनाते हैं। और 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे, इसके बारे में तो पूछना बच्चा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है ना। एक जैसे वो गाना नहीं चला था, भारत का बच्चा बच्चा, है ना, उसकी यही वाली लाइन उसकी सबसे अच्छी है बस। अच्छा, तो यूपी डे है वो 24 जनवरी। ठीक है, क्योंकि 24 जनवरी, वैसे तो ये रिवीजन है, मेरे को बनता नहीं है एक्स्ट्रा ऑप्शन करवाने, बट कोई नहीं बच्चा, तीनों अच्छे ऑप्शन है आपके सामने। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके आपका उत्तर प्रदेश कर दिया था, है ना। उत्तर प्रदेश जो है वो आपका कर दिया था। तो 24 जनवरी को हम यूपी डे मनाते हैं। मैम 25 जनवरी को हम मतदान दिवस मनाते हैं, क्योंकि आपका इसी दिन आपका जो क्या है, चुनाव आयोग का गठन हुआ था, है ना, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। 23 जनवरी को किसी ने कुछ बोला है?
23 जनवरी को। रिपब्लिक डे हो जाएगा आपका 26 जनवरी को। वेरी गुड मैम। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सबसे खास डे हमारा पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम आपका दिवस जो है वो हम 23 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? आपको पता है ना, जो यूपी का राजकीय चिन्ह है बच्चा, उसमें आपकी दो तरफ मछली है, तीर का धनुष है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कहाँ से ये जो आपका, और पता नहीं आज सर में ना यहाँ वाली साइड में बहुत तेज एकदम से जैसे कोई पिन्नी चुभाता, ऐसे वाला दर्द है बार बार। राज के कहाँ से? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा, या फिर आपका दिल्ली गेट से? जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चा, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो हमारे डेली ही होते हैं अब मिक्स उसमें, है ना। अब खाली एक पर्टिकुलर उस पर फोकस नहीं करेंगे बच्चा। मैं उस क्लास में भी बता रही थी आज कि मान लो अगर हम अब टॉपिक वाइज चलने लगे ना, किसी का मत देखना बच्चा टॉपिक वाइज, तो सोचो आपके पास 8 से 10 दिन मान लो बचे हैं, तो मतलब हिस्ट्री के आपके 10 टॉपिक, आपका एंशियंट और मध्यकालीन भी खत्म नहीं होगी, बाकी तो छोड़ ही दो। तो मिक्स करो जितने ज्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, रूमी दरवाजा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये आपने सबसे पहले यूपीजीके का फर्स्ट सेशन किया था, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगला है उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आपको उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला बताना है, कौन सा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या फिर हापुड़? मैम उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से, और मैं देखूंगी ये जितने भी 20 क्वेश्चन हो या 25 हो, किसका स्कोर क्या रहा है इसमें ध्यान रखना बच्चा। स्कोर बाद में आपको मुझे बताना पड़ेगा, चाहे मुझे 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़े। तो अपने जितने सही हो रहे हैं याद रखना, है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी या कुशीनगर? जल्दी से बताइए, थोड़ा सा ट्रिकी आपका क्वेश्चन है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको पता है बच्चा, उस दिन बताया था नेपाल के साथ यूपी के, है ना, नेपाल के साथ यूपी के आपके 7 जिले सीमा बनाते हैं, है ना। 7 जिले जो है वो आपकी सीमा बनाते हैं, जिसमें से 3 आपके पास लिखे हैं, बस ये जो कुशीनगर है ये आपका नहीं करता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मछलियां नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है या मोर नहीं है? चौथा क्वेश्चन है आप सबके सामने। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मैम मोर नहीं है। क्या नहीं है? मोर नहीं है। दोनों तरफ आपका बच्चा मछलियां, नीचे आपका तीर का निशान एंड देन आपका धनुष। ठीक है, देन आपका धनुष। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका क्या है? देखो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे बच्चा, 10 मिनट का मैंने ये रिवीजन रखा है। एक्सप्लेन करना है तो मैंने आपको बता दिया, जो सबसे पहली हमारी यूपीजी के 1 क्लास हुई थी ना, ये वहां का आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं पीडीएफ देख रही थी, मैंने कहा चलो रिवीजन ही करवा लेते हैं। ज्योग्राफी का, अरे हाँ बच्चा, इतने टाइम से हमारा ना ज्योग्राफी नहीं हुआ। आपकी कल की जो थीम रहेगी ना, ठीक है, टॉपिक वाइज नहीं रहेगी, कल की जो थीम रहेगी वो आपकी पूरी ज्योग्राफी पे रहेगी। ठीक है, ज्योग्राफी पे रहेगी वो पूरी, आपका ज्योग्राफी करेंगे हम, कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन, भारत की ज्योग्राफी प्लस हमें जो विश्व के कुछ मेन आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रखेंगे। ओके चलो, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी मैम आपका मोर, सारस, तोता या कोयल? तो आपका क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? बताना बच्चा, टॉप 4 राज्य आपके कौन से हैं? टॉप 4 राज्य, क्योंकि इनमें से चौथे नंबर पर आपका क्या हो जाएगा? कहां लिखा है रे चौथा? कहीं नहीं लिखा ना? लिखा ही नहीं है, सॉरी बच्चा। देखो यूपी का जो आपका राज्य हो जाएगा ना, और ये क्यों नहीं लिखा, किसी को कोई आइडिया है कि क्यों नहीं लिखा हुआ?
जल्दी से बताओ, किसी को कोई आइडिया है कि मैम यहाँ पर देखो ऑप्शन, क्वेश्चन तो ये आपका प्रीवियस ईयर का है लेकिन कहीं भी सही ऑप्शन नहीं लिखा है, उसका रीजन बताना जरा। मैम ये चौथे नंबर पर आता है यूपी आज के टाइम पे, है ना, क्योंकि पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है, राजस्थान आता है। टॉप 4 बताइए जल्दी से, टॉप 4 जल्दी से बताइए बच्चों, फिर उसके बाद में चलते हैं। फोर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ना ये 2013 का है बच्चा, ठीक है, 2013, लेकिन 2014 से पहले पहले या फिर कहिए 2 जून 2014 से पहले बच्चा जो 4th नंबर पे हुआ करता था ना वो आंध्र प्रदेश हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? आंध्र प्रदेश। लेकिन इस दिन आपका बन गया ऑफिशियली तेलंगाना, तो आपका आंध्र प्रदेश के 10 जिले अगर तेलंगाना बन गए हैं तो आंध्र प्रदेश का तो बेचारा कट गया ना आधा, है ना, तो इसलिए वो आपका शिफ्ट हो गया था। तो ध्यान रखना ये इसका रीजन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका उसके बाद आपका यूपी आता है, ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन में आपको नहीं दिखा। अगला सवाल है, यूपी के इनमें से किस जनपद में यूपी में कौन सा जनपद है जिसकी सीमा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? तो आप एक बार ये देखो कि उत्तराखंड किस साइड है, हिमाचल आपका किस साइड है, और हिमाचल प्रदेश हो गया और हरियाणा। तो इसमें से आपका बच्चा सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर या सोनभद्र। सोनभद्र तो बिल्कुल ईस्ट की साइड हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुजफ्फरनगर की बिल्कुल नहीं लग सकती है क्योंकि वो तो शामली के पास है ना। चलिए अच्छा, अब मेरठ और सहारनपुर दो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? सहारनपुर हो जाएगा। सहारनपुर जो कि सबसे नॉर्थ के, ठीक है, सबसे नॉर्थ में आपका जो है वो जिला है यूपी का। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर आपका इनमें से कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बच्चा आपका क्या हो जाएगा? दैट इज बलिया, ठीक है, ए आंसर बलिया। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, जो यूपी का सोनभद्र जिला है उसको कितने राज्यों की सीमा जो है स्पर्श करती है? सोनभद्र से एक और क्वेश्चन आपका क्या आता है यहां पर, ये सबसे यूपी का, ध्यान रखना, यूपी का सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला है, आर्द्र भूमि वाला आपका जिला है। उसके अलावा सोनभद्र में बच्चा वृक्षों का जो आपका परसेंटेज है वो भी सबसे ज्यादा है। अब देखो 2 राज्यों की सीमाएं नहीं, 4 राज्यों की सीमा है। 4 राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका बिहार, ठीक है, झारखंड और आपका बिहार। और देखो ये चारों के चारों राज्य, यहाँ पर सरकारों में फेरबदल हुआ है ना, मान गए ना, इन चारों राज्यों में सरकार में फेरबदल हुआ है। एमपी में तो इलेक्शन हुए थे तो मोहन यादव आए थे, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए थे तो आपके जल्दी से बताइए विष्णुदेव सहाय आए थे। झारखंड में बच्चा ईडी आ रखी है तो आपके क्या है? चंपाई शरोन आ रखे हैं। बिहार में आपके, बिहार में तो यही रहेंगे बच्चा, ठीक है, बिहार तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी। अगला सवाल, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका स्थित है? तो नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध में है। गौतम बुद्ध नगर में बच्चा 2 ही आते हैं, नोएडा और आपका ग्रेटर नोएडा, है ना, ग्रेटर नोएडा। इसको आप चोर डाकू का शहर भी कह सकते हो, तो बुरा बिल्कुल नहीं मानेगा ये, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। और ध्यान रखना जो गौतम बुद्ध नगर है 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, जनगणना जो है 2011 की, उसमें गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा साक्षरता है, सबसे ज्यादा साक्षरता। जैसे श्रावस्ती में सबसे कम दर है साक्षरता की, ऐसे गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है। देखो बच्चा रिवीजन के बाद बात करूंगी, 1 मिनट का टाइम दूंगी तुम्हारा स्कोर जानने के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बच्चा सीतापुर की सीमा जो है वो नेपाल से नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से आपकी लगती है? तो भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन से है? ऊपर से चलते हैं, जिसके साथ आपकी सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, फिर आ जाइए हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक
ठीक है, झारखंड एंड बिहार हो गए बच्चा, 2, 4, 6 और 8, और एक हो गई आपकी यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है जिससे सीमा बनाते हैं। इन राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जल्दी से आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका कौन सा है? मैम मेरा अभिनंदन स्वीकार करे, थैंक यू सो मच बच्चा। कौन सी पासबुक नहीं आ रही तुम्हारी? ललितपुर से राम राम। ललितपुर में यूपी के यूरेनियम के भंडार मिलते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, ना पंजाब, ना पश्चिम बंगाल, ना आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में आता है बच्चा? बुंदेलखंड जो कि एक पठारी क्षेत्र है ना, जो कि एक आपका पठारी क्षेत्र है। बाकी यूपी में आपको पता है ना, प्लेन एरिया नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बना हुआ है। तो अगला सवाल है, अगला सवाल है जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जो आता है वो महोबा बच्चा, ठीक है, महोबा, ऑप्शन नंबर सी। किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 21वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? नहीं बच्चा, इसमें इंग्लिश थोड़े ना आएगी, 4 ही तो सब्जेक्ट है आपके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और सॉरी जीके, ठीक है। आपको 50 रीजनिंग के करके आने हैं सही, आपको 25 जीके के करके आने हैं सही, 16 मैथ के और 37 हिंदी के, ठीक है, जोड़ लेना इनको, ये आपका स्कोर है। ओके अच्छा तो यहाँ पर बच्चा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामली को आपका शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो आपका बारहसिंघा, ये आपका बारहसिंघा हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से कौन सा है? तो पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, यानी कि फूल है। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, ये शायद हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया, सारस। और अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? 80 इसकी लोकसभा सीट है बच्चा, 80 इसकी लोकसभा सीट है ना। तो उत्तर प्रदेश के टोटल जिले मैम आपके 75 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1 मिनट रुकूंगी, आपके मैं यहाँ पर थोड़े डाउट्स भी देख लूंगी। अब जल्दी से बताइए किसके कितने गलत हुए हैं, क्योंकि गलत थोड़े कम हुए होंगे बच्चा, है ना। बिल्कुल रिवीजन था, आपने ये ऑलरेडी कर रखी थी क्लास, और इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं कि बहुत ज्यादा आपसे मैंने हार्ड पूछा या बहुत ज्यादा डीप पूछा। अब बताइए किसी का कोई गलत हुआ है जल्दी से? और सही, हाँ बिल्कुल, हमारा जल्दी हो गया रिवीजन। अब बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, एक भी नहीं हुआ है, वेरी गुड। 0, 3 गलत, 3 गलत होने वाले नहीं थे बच्चा इसमें सवाल, 3 तो सवाल ही नहीं थे इसमें गलत होने वाले, केवल 1 गलत। चलो 1 का मान सकते बच्चा, गलती से गलत हो गया या फिर पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, ना के बराबर 1 भी नहीं, ठीक है। एक ने लिखा हुआ है 11 गलत, 11 तो क्वेश्चन ही होंगे ये। ऑल राइट है मैम, ठीक है। 4 गलत हो गए, चलो बच्चा 4 भी देखो ज्यादा है, 2 गलत, 1-2 अगर गलत हुआ है तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो वो भी नहीं होने चाहिए थे बच्चा, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपके रखे थे। बट अगर इससे ज्यादा हुए हैं तो एक बार फिर से यूपीजी के वाली क्लासेस या तो देख लो बच्चा, या अगर उनमें ऐसा लगे कि मैम नहीं 1 घंटे की वो तो क्लास है, हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो बुक से रिवाइज कर लो, ठीक है। दोनों आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने बच्चा मेन क्लास पे, जो हमारा आज का होना था। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक अपना कौन है? वेरी गुड, 35 में से 35 सही, अरे वाह। 2 गलत है, 2 तो मान लेंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं बात है, ठीक है। हाँ, हरियाणवी रागिनी फैन बहुत ज्यादा हलवे थे। चलो जल्दी से बताइए, मैम सब गलत हो गए। नमन,
ओके चलो, तो यहाँ पर द डिवाइन कॉमेडी बचा दांते अलीघिरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डेमोक्रेट्स एंड डिस्टेंस पुस्तक के लेखक, डेमोक्रेट्स एंड डिस्टेंटर्स पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा, दीपांकर गुप्ता, ए वैद्यनाथ या फिर आपके शशि थरूर, कौन हो जाएंगे? ठीक है, अब इनमें देखो मुझे पता है तुम ज्यादातर तुक्का ही लगाओगे, बट अच्छे क्वेश्चन है बच्चा आपका ऑप्शन के हिसाब से, या फिर इनको जरूर से जरूर नोट जरूर कर लेना, ठीक है। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स के पुस्तक के लेखक जो है वो आपके कौन हो जाएंगे? ठीक है, तो रामचंद्र गुहा, जिन्होंने आपका एक और बुक इन्होंने लिखी हुई है गांधी को लेकर, इंडिया आफ्टर गांधी, यस, इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड, स्टीफन किंग, आनंद वासु या फिर अगेन आपका डी ऑप्शन जो है रामचंद्र गुहा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड फरहान, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है ये बुक किसके द्वारा आपकी लिखी गई है? किसके द्वारा हो जाएगी मैम? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए यानी कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला सवाल है, पुस्तक समथिंग आई नेवर टोल्ड टू यू, समथिंग आई नेवर टोल्ड टू यू मतलब कुछ ऐसा जो मैंने आपको कभी नहीं बताया। यहां पर देख सकते हैं समथिंग आई नेवर टोल्ड यू, तो इसके जो लेखक है श्रव्य भिंडर, विवेक बिंद्रा, ठीक है, सुदीप नागरकर या फिर आपके चेतन भगत। समथिंग आई नेवर टोल्ड यू, इसके लेखक आपके कौन है? जल्दी से बताइए। इनके कई सारी बुक्स इसी को लेकर है, समथिंग आई नेवर टेलिंग यू, कुछ इस तरीके से एक इनकी बुक है। आपका सही जवाब हो जाएगा मैम श्रव्य भिंडर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इनमें से निम्नलिखित में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा है? ठीक है, इन संतों में से, ये ना संत लिखा हुआ है बच्चा, इन संतों में से या इन ऋषियों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा हुआ है? तो महाभारत की जो रचना करी थी वो, जैसे वाल्मीकि ने बच्चा आपकी रामायण, ठीक है, रामायण की रचना करी थी। उसके अलावा जो वेद व्यास है, ऋषि वेद व्यास, इन्होंने महाभारत लिखा हुआ है। अगला है एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन है? एग्जाम वॉरियर ज्योति पुंज, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक आपके कौन है? अमित शाह, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। हाँ, रामनाथ कोविंद से ना एक बात ध्यान आई है बच्चा, और शायद उससे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा वो एक मुद्दा था इलेक्शंस का। तो वन नेशन वन इलेक्शन है ना, वन नेशन वन इलेक्शन आपकी एक थीम चली थी ना कि भैया भारत में ये लागू होना चाहिए, तो इसको एक कमेटी बनाई गई थी 8 मेंबर की, 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई थी कि आप इस पे तर्क वितर्क करिए और बताइए कि इसको कैसे लागू कर सकते हैं, क्या इसको लागू करना ठीक रहेगा या नहीं। ये जो हेड की गई थी बच्चा, हेड की गई है ये आपके रामनाथ कोविंद, जो हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति भी है, इनके द्वारा की गई है। और अपने जो नरेंद्र मोदी है हमारे भारत के पीएम, एग्जाम वॉरियर नामक, ज्योतिपुंज नामक जो बुक्स है वो आपकी इनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना, ना कि ए को या बी को, ठीक है, ए को बी को नहीं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, नरेंद्र मोदी। अ हैंडफुल ऑफ नट्स, अ हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है? अ हैंड फुल ऑफ नट्स किसके द्वारा बुक लिखी गई है? खुशवंत सिंह, आपका रुद्रयार्ड किपलिंग या फिर आपका रस्किन बॉन्ड या अमिताभ घोष, जल्दी से बताइए। हैंड, एक सेकंड बच्चा, आप आंसर करो, सॉरी। अ हैंडफुल ऑफ नट्स, ये क्या आ रहा है? किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किसे अक्सर स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल के रूप में भी आपका जाना जाता है? गोल्डन ट्रायंगल शिमला, चंडीगढ़, जम्मू, ठीक है बच्चा, आपके हाईवेज हैं, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। गोल्डन ट्रायंगल आपसे चतुर्भुज वाला नहीं पूछा जो 4 महानगरों को जोड़ता है, आपसे क्या पूछा है? गोल्डन ट्रायंगल शिमला, चंडीगढ़, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जैसलमेर,
बीकानेर और जोधपुर को जोड़ता हुआ, या फिर दिल्ली, जयपुर और आगरा। व्हाट इज अ गोल्डन ट्रायंगल? राज, थैंक यू सो मच बच्चा, ये आप लोगों की बस दुआ है। तो क्या हो जाएगा मैम? दिल्ली, जयपुर एंड आगरा। अच्छा, आप में से कौन सा बच्चा ये बताएगा, मैं पहले लिख दूं उसके बाद आंसर देना, विश्व में गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है? विश्व में गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल जो तीन देशों को जोड़ता है, जल्दी से बताइए कौन कौन बताएगा आप में से। अब आंसर देना, अब मैं एक तरफ हटके आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी देखूंगी, ठीक है। नमन, आप डेली एक ही बात पूछते हो बच्चा, जिस दिन आएगा वो उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगी। विश्व का गोल्डन ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। किसी ने आंसर नहीं दिया ना, किसी को शायद पता होगा। थाईलैंड, लाओस एंड आपका म्यांमार, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है ये उसमें आती है बच्चा, ठीक है। अगला सवाल, हमें तो बरमूडा ट्रायंगल का पता है मैम, है ना? मैम हम तो बरमूडा ट्रायंगल जानते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? सामाजिक समझौता सिद्धांत के आपके जो प्रणेता है वो आपके कौन है बच्चा? इसमें जो होब्स, लॉक एंड रूसो, ये तीनों के तीनों ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तीनों की ये सिंगल, तीनों की ये कंबाइंड थ्योरी है। रियो है ये बच्चा, रियो, रियो का फोन, रियो, ठीक है। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध इनमें से किससे है? रियो दी जनेरियो, ठीक है। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध इनमें से किससे है? आर्द्र भूमि से है, ओजोन की जो आपका बच्चा डिप्लेशन हो रही है उस पर जागरूकता फैलाने के लिए है, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते प्रभाव को लेकर है, या जैव विविधता पर यह एक सम्मेलन है? जल्दी से बताइए। या फिर जैव विविधता पर यह एक सम्मेलन है। रियो सम्मेलन कब शुरू किया गया था? रियो सम्मेलन 1992 में आपका शुरू किया गया था, ठीक है। 1992 में शुरू किया गया था। बहुत बच्चे आर्द्र भूमि पर बोल रहे हैं। आर्द्र भूमि पर जो सबसे पहले सम्मेलन शुरू हुआ था ना बच्चा, वो 1971 में रामसर कन्वेंशन से ही हुआ था। रामसर कन्वेंशन से ही आपका हुआ था। जैसे कोप आपका क्लाइमेट को लेकर है, ये उसी तरीके से आपका जो विश्व भर में जैव विविधताएं समाप्त होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन कैसे, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, उस पे एक सम्मेलन होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है किसने डिजाइन किया था, बताना जरा। डिजाइंड बाय, और उसके अलावा एक और सवाल, अपना राष्ट्र ध्वज अपनाया कब गया था? अपनाया कब गया था? एक और सवाल प्यारा सा, झंडा दिवस हम कब मनाते हैं? फ्लैग डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये 3 सवाल बताना। गलत हो गया मैम, कोई बात नहीं बच्चा। देखो 24 तिल्लियां हैं, 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 जुलाई को हम फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं, इसका आंसर। इसका पूरा विद ईयर भी बताना है। ये पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया के द्वारा आपका क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था, इसको तैयार किया गया था। और उसके अलावा 22 जुलाई सन, ठीक है, इसको अपनाया कब गया था? 22 जुलाई सन, वो तो तुम ही बताओगे। 24 जनवरी 1950 बिल्कुल गलत हो जाएगा। कई बार आप इसी चक्कर में बच्चा अपना सवाल जो है 1 नंबर 2 नंबर खो के आ जाते हो कई बार। 24 जुलाई नहीं, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को।
ओके चलो अगला सवाल है, कारगिल में युद्ध और सेना की आवाजाही से किस पशु का निवास सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? अब एक बच्चा वॉर जोन चल रहा है, आप सबको पता है कि उससे आसपास के सारे क्षेत्र, वहां पर रहने वाली आपकी एक तो वनस्पति, उसके अलावा जीव जंतु, वो सब प्रभावित होते हैं। तो आपको बताना है कि जब कारगिल वॉर, जिसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 16 दिसंबर, सेना की आवाजाही से किस पशु का निवास सबसे अधिक प्रभावित हुआ? पांडा, लोमड़ी, हाथी, या फिर जो हिमालयन ब्राउन बियर होते हैं वो? उमेश, हाँ जी बताइए। 1999 का कारगिल वॉर, ठीक है, 1999 का कारगिल वॉर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? ऑप्शन नंबर डी, हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है, हिमालयन ब्राउन बियर, ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब। इसकी जीत के उसमें हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 दिसंबर को। यस और नो बच्चा? अगला, तीसरी तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किस शहर में आयोजित कराई गई थी? अब देखो बुद्धिस्ट काउंसिल से है, और बच्चा यूपी के एग्जाम देने जा रहे हो तो सोच के चलना, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पूछी जाती है, ठीक है, 5वीं में आपको बता दूंगी। आप मुझे बताना पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कहां पर और किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है। यहां मैं राजा और यहां आपका शहर लिख रही हूं, जल्दी से बताना आप सभी। एक सेकेंड, नंबर तो उठाना ही पड़ेगा, एक सेकेंड बच्चा। चलो बताइए। तो मैम जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, देखो जो पहली अजात शत्रु के टाइम पर, ठीक है, अजात शत्रु के टाइम पर आपकी कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, है ना, राजगृह में हुई थी। दूसरी कालाशोक के टाइम पर आपका पाटलिपुत्र नहीं, वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी। आवाज आ रही है ना? ठीक है। उसके बाद तीसरी अशोक के टाइम पर, अशोक के टाइम पर आपकी कहां पर? पाटलिपुत्र में हुई थी बच्चा, पाटली पुत्र में हुई थी। चौथी आपके कनिष्क के टाइम पर, कनिष्क के टाइम पर कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो आपकी तीसरी पूछी गई है, दैट इज आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 5वीं हर्षवर्धन ने करवाई थी, और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में करवाई थी। इनमें से कौन सी भाषा बुद्ध द्वारा बोली जाती थी? इनमें से कौन सी भाषा बुद्ध द्वारा आपकी बोली जाती थी? चलो जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी भाषा बुद्ध के द्वारा आपकी बोली जाती थी? तो क्या हो जाएगा मैम? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सी कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित है? कौन सी जो कथाएं हैं वो बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित है? जातक कथाएं, त्रिपिटक, या फिर आपका एशोप ऑफ फेबल्स, ईशप की दंत कथाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो मैम जो जातक कथाएं हैं, ठीक है, जातक कथाएं आपकी बुद्ध के पुनर्जन्मों से स्थित है। एक क्वेश्चन जो बीच में ही दिमाग में आ गया था, एक क्वेश्चन ये बताओ बच्चा, बुद्ध के वो 4 उपदेश क्या थे? जैन वाले नहीं पूछे, उनके 5 थे। बुद्ध ने वो जीवन की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी? फटाफट से कौन आंसर करेगा? जीवन की 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चा बुद्ध ने, जिसको देखने के बाद, महसूस करने के बाद उन्होंने घर छोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है, उसके बाद अपने बच्चा वो ज्ञान को क्या करने लगे? दुनिया भर में फैलाने लगे, है ना। तो आपको मुझे बताना है कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, जल्दी से। 10 आवर लाइब्रेरी में रहता हूँ, बहुत कम स्कोर आया है, आज मैंने मॉक टेस्ट दिया था। बच्चा एक मॉक टेस्ट से कभी भी हताश नहीं होते, मॉक टेस्ट होते ही आपको हताश करने के लिए है, ठीक है। अगर आप 10 आवर मेहनत कर रहे हो ना, लाइब्रेरी जा रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो बिल्कुल आपके स्कोर में इजाफा होना चाहिए। और मॉक टेस्ट ये है बच्चा कि मॉक टेस्ट कई बार बहुत बेकार जाता है हमारा, या तो हमारा ध्यान नहीं रहता, हम पूरी एनर्जी नहीं देते, या फिर वो जो जिस कंपनी का या जिस भी साइट से आप खरीदते हो मॉक टेस्ट, वो कुछ ऐसा मॉक टेस्ट बना देता है, ठीक है।
तो इससे टेंशन नहीं लेते ऐसी ऐसी चीजों को। अगर आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है कि मैं इतना टाइम दे रहा हूं दिन के 10 घंटे, तो टेंशन मत लिया करो एक दो मॉक में नंबर गलत आने की, क्योंकि मॉक टेस्ट में जरूरी नहीं है कि हमेशा आप एक ही स्कोर पे रहो, कम या ज्यादा आपका होता रहता है। ठीक है, चलो बताइए। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बुद्ध की भाषा मैम पाली थी, पक्का बच्चा। पाली भाषा में तो उनके उपदेशों को नहीं वो किया गया था, एक बार बताना। उनके उपदेशों को जो फैलाया गया था वो प्राकृत में फैलाया गया था या पाली में? एक बार इसका आंसर दो, ठीक है। उसके बाद ये लो आपके सामने ही हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो बुद्ध के जो उपदेश फैलाए गए थे, क्योंकि दो अलग अलग भाषाएं थी, बुद्ध के उपदेशों को किस भाषा में फैलाया गया था, जल्दी से बताइए, ठीक है। पाली, पाली तो इसमें है नहीं बच्चा, बट ऑप्शन नंबर डी भी हमारा हो सकता है, ठीक है। चलिए, कहाँ पे थे हम, जातक कथा यहाँ पे। एक आंसर दो आप सारे के सारे, और फिर आपका कंफ्यूजन शायद दूर हो जाए। देखो, एक जो बुद्ध ने उपदेश दिए, ठीक है, दूसरे उनके उपदेशों को जैसे अशोक ने बच्चा, हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने उनको जो फैलाया वो किस भाषा में फैलाया, आपका अपने आप यहां से क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जल्दी से। दुख, ठीक है, समाज दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का एक कारण है, दुख का कारण आपकी बढ़ती हुई इच्छाएं हैं और इनका निवारण आपका बिल्कुल है, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाइए, चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी था, ठीक है। चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किसकी राजधानी था? मैम प्राकृत भाषा में फैलाए थे, चलो बच्चा, और फिर आपका पाली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है, फिर इसका पाली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर बुद्ध के उपदेशों को प्राकृत में फैलाया गया है, सॉरी, ठीक है, तो आपका पाली इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलो अब अगला सवाल आपके सामने है मैम, पल्लव वंश इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पल्लव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम को बच्चा आपका पहले 1000 मंदिरों को शहर भी बोला जाता था, ओके। चलो, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली, अकबर के टाइम की बात है बच्चा, रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली, जैसे अकबर की ओर से बैरम खान एक तरह से शासन किया करता था, तो आपका नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? गोंड जनजाति, बैगा, मांड्या या फिर आपका कोरकू जनजाति? यूपी पुलिस एक्ट 1861 की, चलो बच्चे एक बार लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। इसके भी क्वेश्चन ले आएंगे, 1861, ठीक है। कल ज्योग्राफी करेंगे ना, तो इसके भी क्वेश्चन रखेंगे। किसकी थी बच्चा? गोंड जनजाति की, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अश्वघोष इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर आपके अशोक? पफरिंग हो रही है, नहीं बच्चा होनी तो नहीं चाहिए। जय श्री राम। चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं थे बच्चा, अश्वघोष, बिल्कुल भी गलत जवाब दे रहे हो। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, तो अगर हर्षवर्धन के उसमें आपके हर्षवर्धन के टाइम पे आपके अश्वघोष है, तो फिर बाणभट्ट किसके टाइम पे थे हैं, जिन्होंने हर्षचरित्रम भी लिखी है?
ऑप्शन नंबर ए आपका कनिष्क सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क इज द राइट आंसर। जो चौथी काउंसिल हुई थी ना, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन में, उसके उपाध्यक्ष यही थे बच्चा, ठीक है। कनिष्क आपका सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? हम्पी कर्नाटका में है, भीमबेटका छत्तीसगढ़ में है, फतेहपुर सीकरी साइट आपकी उत्तर प्रदेश में है, कोणार्क सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। और इनमें से एक गलत है बच्चा। यहाँ पर पूरी फुल आपकी क्या है, नेट है। ओके, एक बार आप अपना रिफ्रेश जरूर कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो, और जब तक रिफ्रेश करो एक बार शेयर भी कर दो कुछ आईपीसी के क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। कल वैसे देखो थीम हमारी ज्योग्राफी है, तो मैं खाली उसमें ऐड, क्योंकि ज्योग्राफी के ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर उसमें मैं खाली आपका ये एक्ट ऐड कर सकती हूँ उसके क्वेश्चन। परसों मैं पक्का आपसे वादा करती हूँ कि आपने जो बोला है ना, एक बार फिर से लिख दो आईपीसी के क्वेश्चन, ठीक है। आईपीसी की धाराएं चेंज भी तो हो गई है, पता है आपको, वो मैं आपको परसों ऐड करूंगी, ठीक है, कल के लिए नहीं। तो भीमबेटका की जो आपकी गच्चा गुफाएं हैं वो आपकी मध्य प्रदेश में है, ना कि छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत से संबंधित बच्चा चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत पर ही इन्होंने राज किया है। इवन आपका श्रीलंका, इंडोनेशिया तक इन्होंने राज किया है। पांड्यान वंश, चैर वंश, मतलब बच्चा इसको केरल वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका ये भी दक्षिण भारत में था पांड्यान। चैर राजवंश भी आपका दक्षिण भारत में ही था। चौहान राजवंश आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चौहान राजवंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके एक बहुत ही प्रसिद्ध जो राजा थे, दैट वाज पृथ्वी राज चौहान, है ना, पृथ्वी राज चौहान, जो कि हार गए थे 1192 का सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसके बाद बैटल ऑफ तराइन, जिसके बाद भारत में, और ये एक ऐसी वॉर थी कि अगर ये हारते नहीं बचा तो आज भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग होती है ना। इसके बाद ही आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किस राजवंश के शासक गोमती पुत्र सतकर्णी थे? इनमें से किस राजवंश के शासक गोमती पुत्र सतकर्णी थे? सातवाहन के, पल्लव के, चालुक्य के, या फिर शक के? सबसे इजी क्वेश्चन आपका, है ना। नितिन बच्चा क्या रिक्वेस्ट, मैंने तो अभी जस्ट आपका पढ़ा अपडेट। हाँ हाँ, अगर आईपीसी की धारा लाएंगे बच्चा, कराएंगे तो अपडेट वाली कराओगे, वो 420 वाली थोड़े ना कराऊंगी अभी, है ना। चलो तो आपका शक नहीं बच्चा, आपका सातवाहन डायनेस्टी हो जाएगा। यस और नो बताना जरा एक बार। गौतमी पुत्र सतकर्णी के, ठीक है जल्दी से बताइए। क्या थे? सातवाहन साम्राज्य के। डी नहीं, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, ये डैश लिखा है बच्चा, डैश। डैश में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को आपकी फांसी दी गई थी। इलाहाबाद, बनारस, बैरकपुर, सॉरी कलकत्ता या बैरकपुर। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है, चार ऑप्शन। मैम टेलीग्राम अकाउंट, बच्चा टेलीग्राम अकाउंट का नाम है आपका परीक्षा पथ, ठीक है, खाली परीक्षा पथ है, PATH। ऑफिशियल वगैरह कुछ नहीं है, वो एक फेक अकाउंट है बच्चा। बाकी और ये आपका लगभग हमारा जो फैमिली है वो 26,000 प्लस है, ठीक है। तो उसको आप लोग ज्वाइन करना, यहीं पर आपकी जो PDF है वो जस्ट क्लास के बाद ऐड कर दी जाती है। ओके, तो बच्चा आपके जो मंगल पांडे थे उनका फांसी का जो दिन था वो आपका 29 मार्च 1857 था, ठीक है। अब ये तो आप सबको पता है ना कि फांसी दी क्यों गई थी, किस चीज का विरोध कर रहे थे सैनिक, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब 29 मार्च 1857 को इनको फांसी दी गई थी, और ये बैरकपुर छावनी के जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसके ये आपके सैनिक थे, ठीक है, बैरकपुर। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में कौन से प्रमुख शहर का योगदान नहीं था, ठीक है, कौन से प्रमुख शहर का योगदान नहीं था? शुरू कहां से हुई थी क्रांति? मेरठ से, है ना, 10 मई 1857 को। दिल्ली से कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह जफर।
और या फिर आप इसके सेनापति बख्त खान भी कह सकते हो, ठीक है। बहादुर शाह जफर। बच्चा अभी हाल चाल बताने का टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलो अब यहाँ पर झांसी से मैम आपकी मणिकर्णिका या झांसी की रानी। कोचीन यानी कि जो साउथ वाला एरिया था ना बच्चा, वो इस क्रांति में ज्यादा हिस्सेदार आपका नहीं रहा है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? तो देखो पंडित रामाबाई, लक्ष्मीबाई बिल्कुल थे, तात्या टोपे बिल्कुल थे, बेगम हजरत महल बिल्कुल थी। पंडित रामाबाई जो है वो आपका इसका हिस्सा नहीं रही है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? जल्दी से बताइए, लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी? दैट वाज हड़प नीति। हड़प नीति के तहत आपका अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? डी ऑप्शन मैम 1856 में। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और सबसे पहले किसको मिलाया था? सबसे पहले हड़पा जाने वाला दैट वाज सतारा, ठीक है, दैट वाज सतारा। अगला सवाल आपके सामने, इनमें से किसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? इनमें से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था 1818 में? तो बच्चा लॉर्ड रिपन जो है यहाँ पर, कहाँ है? ये रहा, लॉर्ड रिपन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी ने ही वो हथियारों पे जो आपका रोक लगाई थी कि कोई भारतीय हथियार नहीं रख सकता, वो एक्ट भी इसी ने आपका खत्म किया था। भारत का उद्धारक कहा जाता है। और ये दोनों लगाए किसने थे? ये दोनों लगाए थे लिटिन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटिन के द्वारा। तो आपका इसका सही जवाब लॉर्ड रिपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। इनमें से किस आर्टिकल में शामिल मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 21 के समान है? इनमें से किस में शामिल, ध्यान रखना, इनमें से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 21 ए लिखा हुआ है? बच्चा ये थोड़ा सा साइड हो गया, आर्टिकल 21 ए के समान है। दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया गया था। और अच्छा क्वेश्चन है ये। 26वें का ए, 26वां तो गया, वैसे देख लू ए ही है क्या? हाँ ए ही है बच्चा। थैंक यू सो मच बच्चा। बट लाइव क्लास का मज़ा थोड़ा अलग होता है, मतलब एनर्जी। और इसीलिए मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करती क्योंकि अभी आपका जो टाइम है वो आपका रिवीजन का है, ना कि ज़्यादा बातों का, है ना। ए ऑप्शन मैम 51 ए का आई। बच्चे देखो ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। ए बी सी डी मतलब लिखा हुआ है आपका, कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है मैम? अपनी पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। अब आप सबने रीजनिंग पढ़ रखी है, 11वें नंबर पर ट्रिक इजोटी तो सबको पता है ना, ई जे ओ टी वाई मैम, 5 10 15 20 25। तो 11वें नंबर पर कौन सा आ गया? के आ गया मैम, ठीक है। और 51 ए पूरा का पूरा आपका फंडामेंटल राइट में है। 51 ए में बचा जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपका क्या है? शिक्षा के अधिकार, ठीक है। शिक्षा बच्चों की अनिवार्य होनी चाहिए, ये हर माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। 82वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये आपका ऐड किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नहीं हो जाएगा इसका? तो बताइए, देखिए कितना कंफ्यूजिंग भरा सवाल, सॉरी कितना इजी सवाल और कितना एकदम से कंफ्यूज करने वाला सवाल। ओके चलिए, तो अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा है कि देश में आपातकाल की स्थिति है आर्टिकल 352 के तहत? और आर्टिकल 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकार, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार छीन लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो आपके निलंबित कर देते हैं, छीन लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, मैं ऐसे ही लिख रही हूं। लेकिन एक्सेप्ट ऑफ मैम कौन सा बचा मैम? 20 और 21 को छोड़कर। अगला सवाल, अगला है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना आपकी की गई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय दी 336, 338, 333 या 335? जल्दी से बताइए। 2021 लिख दिया एक ने, इतना आलस है कोमा लगाने का।
राम किशन राम राम जी। हाँ, अगला सवाल आ गया है मैम। 338 ए में शेड्यूल कास्ट के बारे में है, और 368 सॉरी 338 बी में ही आपका क्या है, 338 बी में आपका सॉरी ए में आपका शेड्यूल ट्राइब के बारे में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जल्दी से, ये तो बहुत इजी है। किस संविधान को मैग्ना कार्टा आपका कहा जाता है? और बाय चांस उसके बारे में संशोधन पूछने लगे शेड्यूल कास्ट के, तो बच्चा 89वां 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो लाया गया था उसके तहत। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, भाग 3, इनको कहा जाता है? इनमें से कौन सा भाग राज्य को समान न्याय, ठीक है ध्यान से सुनना बच्चा, आपका अच्छा क्वेश्चन है ये, समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? भाग 6, ठीक है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, और ये आपका 4 लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा भाग राज्य को, ठीक है, किसको, राज्य को आपका समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश करता है? तो मैम ये आर्टिकल नंबर 39A, 39 का ए क्लोज है, और ये आपका डीपीएसपी के अंदर है। किसके अंदर है? डीपीएसपी के अंदर आपका मौजूद है, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4। अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन लागू होते हैं? ठीक है, वहां पर 10वीं में है, ठीक है, 10वीं अनुसूची बच्चा गलत हो जाएगा मैम, ये तो दल बदल कानून है। चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, 8वीं गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें किसके बारे में प्रावधान है मैम? इसमें तो भाषाएं हैं हमारी आधिकारिक। अब देखो मैंने आपके लिए 2 ऑप्शन छोड़ दिए हैं, इससे इजी तो नहीं कर सकते मैम। 8 नहीं 7 लिखा है, कहाँ पे? अच्छा, 5 और 2 7, कहाँ लिखा है बच्चा? भाग 7, सॉरी, तो बच्चा 7 भी नहीं होगा आंसर, आंसर तो यही होगा 4। भाग 7 को तो निरस्त नहीं कर दिया था जिसमें संघ के बारे में था। हाँ, अब अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल, चौथी अनुसूची या छठी अनुसूची? तो क्या हो जाएगा मैम? द 6th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल नंबर किसके अंदर है बच्चा? वित्त आयोग का गठन आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 5वें वर्ष की समाप्ति पर, 7वें वर्ष की समाप्ति पर, 10वें वर्ष की समाप्ति पर, या 6ठे वर्ष की समाप्ति पर? फटाफट से आंसर दो मैम। इसकी पीडीएफ में मिलेगी 100% बच्चा, बस क्लास एंड होते ही मिलेगी। जल्दी से बताओ आप आंसर। तो कितने साल के लिए गठन होता है मैम? 5 साल के लिए गठन होता है, ठीक है। कितने साल के लिए बच्चा? 5 सालों के लिए। तो 5वें साल के अंत में राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। अच्छा, किस आर्टिकल के अंदर है ये किस आर्टिकल के अंदर है, एक बार जल्दी से बताना। आर्टिकल नंबर डैश, अगले चौराहे पर राम नाम सत्य है, क्या बोल रहे हो बच्चा? ये क्या है? देखो नीति निदेशक, अच्छा सही है वैसे तो, है क्वेश्चन सही है। इनमें से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा, आर्टिकल नंबर 280, इनमें से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आपका अनटचेबिलिटी का अबोलिशन, या ग्राम पंचायतों का गठन? तो देखो एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे आपके क्या है बच्चा मैम? बाकी सारे के सारे आपके यहाँ पर
फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल आपके क्या है, राइट्स है। और ग्राम पंचायतों का गठन जो कि आर्टिकल नंबर 40 के अंदर मौजूद था, स्थानीय स्वशासन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो अगला है, चुनाव आयोग इनमें से किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है? आर्टिकल नंबर 324, चुनाव आयोग का गठन। अब वो किसके लिए चुनाव नहीं करता है? कल भी मैंने आपसे सवाल पूछा था मैम, वो पंचायतों के चुनाव नहीं करता है, राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव जो है उसके द्वारा नहीं किए जाते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, जल्दी से बताना जरा, चुनाव आयोग का गठन। अब चुनाव आयोग भी भैया पूरे उसमें आ जाएगा, है ना। अगला, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी, ठीक है। हमारे सीएजी आज के टाइम पर कौन है? गिरीश गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा बच्चा? राष्ट्रपति के द्वारा, 25 जनवरी 1950 को। मैम वेरी गुड। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है। अरे लो, आपके ज्योग्राफी के कुछ तो क्वेश्चन आ गए। मतलब आज की आपकी स्लाइड में, मैंने पूरी देखी नहीं थी, आज की आपकी स्लाइड में सारे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। देखो पॉलिटी आ चुकी है, हिस्ट्री जा चुकी है, अब थोड़ी ज्योग्राफी का यहाँ पर मिक्सचर आ गया है, ठीक है। भारत में इनमें से किस प्रकार की परवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ पाई जाती है? यहाँ पर आपके सामने अटोल, फ्रिंजिंग, ठीक है, किनारे की तरफ, या फिर आपकी बैरियर्स, या फिर सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो बच्चा अपने यहाँ पर अटोल टाइप, जैसे मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अटोल टाइप। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 ये आपके काम का बिल्कुल नहीं है। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में किन दो शहरों के बीच में आपकी हुई थी? भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में किन दो स्थानों के बीच में आपकी हुई थी? सबसे पहले क्या लेकर गए था बच्चा? डाक सेवा गई थी, एक तरह से डाक सेवा था। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है, कहां पर? इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ब्रॉड गेज में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी आपकी कितनी होती है? सारे आंसर करेंगे। एक तो मैं, क्योंकि ये ना वो वाला क्वेश्चन है, एक होता नहीं बच्चा एवरग्रीन क्वेश्चन, कि वो परंपरागत क्वेश्चन, कि वो परंपरा है उसकी, पहले से पूछा जा रहा है वो, तो ये वही क्वेश्चन है। और अगर आपसे ये पूछा ना वो क्या लेके गया था, वो यात्रियों को लेके नहीं गया था बच्चा, वो डाक लेके गया था, चिट्ठियां लेके गया था, ठीक है। अच्छा, ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के बीच 1.76, 1.79, 1.67 मीटर या 1.59, जल्दी से बताइए क्या सही जवाब होगा? मैम 1.78, अब चौड़े कर दिए क्या? क्योंकि बच्चा मेरे हिसाब से तो 1.67 होनी चाहिए। यस और नो, सी आंसर में क्या गलती है एक बार बताना जरा। 1.79 तुक्का लगा रहे हो? अच्छा एक बार ये बताओ, पिंक हाथ उठा के तुक्का कितने लगा रहे हैं? जल्दी से बताइए, क्योंकि मेरे को तो बच्चा 6-7 अगर चौड़ा कर दिया है अब तो हम कह नहीं सकते। बताओ एक बार, तुक्का कितनों ने लगाया है? सी मान ले इसका जवाब। मैम यूसीसी लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया उत्तराखंड, है ना बच्चा। और उससे जो जानकारी निकल के आई है वो काफी, क्या बोले उसको, बस धमाकेदार है। स्पेशली वो लिव इन रिलेशनशिप वालों के लिए, कि घर वालों को जानकारी देनी होगी, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोई रहेगा समाज को सभ्य बनाने की
तरफ चल रहा है देश, ठीक है, राज्य, तो अच्छी बात है। भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है रे बताना? चेन्नई में होगा? नहीं मैम। मुंबई में होगा? नहीं। जो जब मुंबई खुद आपकी पूर्व में नहीं है तो वो कैसे हो जाएगा? गोरखपुर या इलाहाबाद? इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? आपका गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चा आपके सामने, टाइम क्या हो गया रे? ये रहा अगला सवाल। अ टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉस पुस्तक के लेखक आपके कौन है? जयराम रमेश, शशि थरूर, लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू। अ टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉस, अ टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉस। अच्छा, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट LIGHT ऑफ एशिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? द लाइट ऑफ एशिया, वैसे गौतम बुद्ध को बोला जाता है ना एशिया का ज्योतिपुंज। आपको बताना है द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। अपना सही जवाब हो जाएगा बच्चा लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? आप सबने मूवी भी देख रखी होगी लाइफ ऑफ पाई। फटाफट से बताइए बच्चा, आपका टाइम भी हो गया, ज्यादा टाइम हम भी आपका नहीं खोटी करेंगे। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक आपके अरविंद अडिगा, यौन मार्टल, आशा बंस या फिर आपके किरण देसाई। तो कौन हो जाएंगे मैम? योन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। मेंबरशिप इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मेंबरशिप इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक आपके कौन है? जो अपना ए ऑप्शन था ना बच्चा इसमें, अच्छा इसका आंसर नहीं दिया, जयराम रमेश, ये सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा हम सवाल पे थे मेंबरशिप इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये आपकी विजय कुमार चौधरी के द्वारा आपका लिखी गई बुक है। इनमें से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अन्नाप्रा द्वारा आपकी लिखी गई है? दीपा अन्नाप्रा द्वारा द लोनलीनेस ऑफ हीरा बरुआ, द प्लेग अपॉन अस, जिन पोर्टल ऑन द पर्पल लाइन या फिर राइजिंग हीट। तो ये पेट्रोल है बच्चा, मैंने पोर्टल इसको बोल दिया, मैंने इसको पोर्टर बोल दिया, पेट्रोल है। तो मैम सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और अब आ गया देखो, थैंक यू, अचानक से है ना, हाँ अचानक से ही आया है ये तो। बच्चा अब तो स्टैटिक चल रहा है बच्चा, ठीक है। और स्टैटिक ना आपका जीडी देखेगा ना आपका यूपी पुलिस देखेगा, उसको जहां से पूछना होगा वो वहां से पूछेगा, है ना। अब चलिए, अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। कल की अपनी थीम रहेगी, देखो बता देती हूँ, आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो भी रैंडमली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम खाली एक दो टॉपिक करेंगे, आपका रिवर भी आ सकता है, भारत का परिचय भी आ सकता है, पर्वत भी आ सकते हैं। हालांकि पर्वत मैंने करा दिया आपको, उसके कम रखेंगे क्वेश्चन। उसके अलावा बच्चा आपका जलवायु आ सकती है, मिट्टी आ सकती है, खनिज आ सकते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके कॉन्टिनेंट्स आ सकते हैं, किस कॉन्टिनेंट में क्या खास बात है। और उसके अलावा यूपी पुलिस एक्ट 1861 के क्वेश्चन। ओके जी, चलिए। अब बच्चा मैंने भी नहीं खाया खाना, मैं बना के आई थी जस्ट, ठीक है, लेकिन खाया मैंने भी नहीं है। तो अब हम खाना भी खाएंगे, आप भी खाइए, और खाना खा के थोड़ा आराम करके अगर पढ़ना होगा पढ़िए, वरना फिर सोकर बच्चा सुबह जल्दी उठिएगा। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। क्लास को प्लीज शेयर करना, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसकी PDF आपको जस्ट अभी परीक्षा पथ टेलीग्राम चैनल पर आपको भी पहुंचा दूंगी, ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।